हेलो दोस्तों, कैसे आप? होप यू डूइंग वेल। तो दोस्तों, कल से एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है। उस कंपनी का नाम है रेडिएंट केस मैनेजमेंट सर्विस। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है। उसके बाद हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। उसके बाद हम इस आईपीओ का वैल्यूएशन देखेंगे कि कंपनी किस वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है। साथ में हम पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर भी करेंगे कि जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है वो सही है या नहीं। कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो सस्ता है या महंगा। पीयर कंपैरिजन के बाद हमें पता चलेगा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है। इसके बाद हम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। और अंत में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों, कंपनी की शुरुआत हुई थी 2005 में और ये एक रिटेल केस मैनेजमेंट कंपनी है जो कि केस को मैनेज करती है अलग अलग बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और ई कॉमर्स कंपनीज के लिए। तो दोस्तों, ये बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और ई कॉमर्स कंपनीज के लिए केस को मैनेज करती है। केस को मैनेज किस प्रकार करती है? केस मैनेजमेंट में ये कंपनी केस को रिसीव करती है और जिनको भी केस की ज़रूरत है उनकी यहाँ केस को डिलीवर करती है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक को केस की ज़रूरत है तो उस बैंक तक ये केस को डिलीवर करती है। और दूसरी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या कोई बैंक्स है तो उनसे ये केस को रिसीव करती है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये एक जगह से केस को रिसीव करती है और दूसरी जगह केस को डिलीवर करती है। तो ये एक तरह से मीडिएटर की भूमिका में होती है केस को इधर से उधर सप्लाई करने में। इसके साथ ही दोस्तों, ये कंपनी अपने क्लाइंट के बिहाफ पर केस का कलेक्शन भी करती है और केस की डिलीवरी भी करती है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये केस मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों, इस कंपनी में एम्प्लॉयज की बात करें तो 31 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी में 2012 एम्प्लॉयज वर्क कर रही हैं। तो दोस्तों, कंपनी में एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। इसके बाद दोस्तों, कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स की बात करें, यानी मेन जो काम करती है कंपनी, उनकी अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये केस को रिसीव करती है, उसकी डिलीवरी करती है। इसके साथ साथ जो भी केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी ये रिसीव करती है, उनकी भी ये डिलीवरी करती है। जैसे कि चेक्स है, डीडीज है, करेंसीज है, नोट्स है, कॉइन्स है। इसके साथ ही दोस्तों, ये एटीएम सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जिसमें ये एटीएम्स में केस को लोड करती है, एटीएम्स को मैनेज करती है। इसके अलावा ये कंपनी ऑनलाइन एंड मोबाइल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को भी मैनेज करती है। और इसके साथ साथ ये कंपनी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंडर बिजनेस रिगार्डिंग केस मैनेजमेंट भी करती है। इसके बाद दोस्तों, इस कंपनी के सर्विस नेटवर्क की बात करें तो 13,044 पिन कोड्स को अपनी सर्विस के अंडर कवर करती है, जिसमें 55,513 टच पॉइंट्स है और 5,388 से भी ज़्यादा लोकेशंस है। तो इस प्रकार दोस्तों, कंपनी का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें ये काफ़ी सारे पिन कोड्स को कवर करती है। इसके बाद दोस्तों, कंपनी के की क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें एक्सिस बैंक लिमिटेड है, सिटी बैंक है, ड्यूसिक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है और यस बैंक लिमिटेड है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये इंडिया की लीडिंग बैंक्स है जो इस कंपनी की क्लाइंट्स है। तो इस प्रकार दोस्तों, कंपनी की रीच काफ़ी अच्छी है, कंपनी का नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल कंपनी का जो सेगमेंट है वो भी अच्छा है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है जो केस को मैनेज करती है, एक जगह से दूसरी जगह केस को डिलीवर और रिसीव करती है। इसके बाद दोस्तों, हम अगले सेगमेंट पर चलते हैं जिसमें हम आईपीओ डिटेल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने आईपीओ लाने के 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताए हैं। एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स है और तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है। तो इस प्रकार ये कंपनी ने 3 आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसके बाद दोस्तों, आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ की बिडिंग डेट है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर 2022। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 94 रुपीज़ से 99 रुपीज़ पर शेयर। इस आईपीओ में लॉट साइज है 150 शेयर्स का।
यहाँ पर इश्यू साइज है 387.94 करोड़ रुपए, इसमें से प्रेस इश्यू केवल 60 करोड़ रुपए है और 327.94 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो मैक्सिमम इश्यू साइज है वो ओपर फॉर सेल है। तो यहाँ पर आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एनएससी पर होने वाली है और इस कंपनी का पी रेशियो है 17.34, जिसकी हम आगे बात करेंगे और पीयर कंपैरिजन के बाद देखेंगे कि ये सही वैल्यूएशन है या नहीं। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए यहाँ पर 35% का कोटा है। आईपीओ का अलॉटमेंट 30 दिसंबर को होगा। डीमेट में शेयर्स को क्रेडिट 3 जनवरी को किया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग 4 जनवरी को होने वाली है। आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मैक्सिमम 13 लॉट है, जिसमें 1950 शेयर मिलेंगे। एसएचएनआईज के लिए यहाँ पर मिनिमम 14 लॉट है, जिसमें 2100 शेयर मिलेंगे और बीएचएनआईज के लिए यहाँ पर मिनिमम 68 लॉट्स है, जिसमें 10,200 शेयर मिलने वाले हैं। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 66.39%, पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग रहेगी 53.21%। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी भी कंपनी में अच्छी है, इसको हम अच्छी प्रोमोटर्स होल्डिंग कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले सेगमेंट पर चलते हैं, जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में बढ़ा है, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के ईबिटा में भी फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 21 में 32.43 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 22 में 38.21 करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। लेकिन दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 14.63% था, जो कि रिड्यूस होकर फाइनेंशियल ईयर 22 में 13.36% हो गया। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर कमी देखने को मिली है, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। इसके बाद नेट एसेट्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 12.55 करोड़ रुपए की थी, जो रिड्यूस होकर फाइनेंशियल ईयर 22 में 11.80 करोड़ रुपए की हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर नेट एसेट्स में भी कमी देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी देखने को मिली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 25.52% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़कर 13.53% हो गया है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ में ग्रोथ देखने को मिली है। इस प्रकार दोस्तों फाइनेंशियल रिपोर्ट ओवरऑल अच्छी है, एवरेज फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है। तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी है, इसको हम एवरेज फाइनेंशियल रिपोर्ट कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के डेट की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 20 में 0.8 था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़कर 0.21 हो गया है। तो यहाँ पर डेट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों कंपनी अगर ग्रोइंग फेज में होती है या नया इन्वेस्टमेंट करती है तो जब तक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तब तक कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम अगले सेगमेंट पर चलते हैं, जिसमें हम पीयर कंपैरिजन करेंगे, इस कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे कि ये कंपनी जिस वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है वो सही वैल्यूएशन है या नहीं है। तो दोस्तों इस कंपनी की जो पीयर कंपनी है जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसमें से एक है सीएमएस इंफोसिस्टम्स लिमिटेड, एक है एसआईएस लिमिटेड। तो ये पीयर ग्रुप की दो कंपनी है जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडियंट केस मैनेजमेंट का ईपीएस है 3.77 पर इक्विटी शेयर और इसका पी रेशियो है 26.26। इसको अगर हम सीएमएस इंफोसिस्टम से कंपेयर करें तो रेवेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। ईपीएस भी दोस्तों इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, जो कि 14.33 है। और पी रेशियो को अगर हम कंपेयर करें तो पी रेशियो यहाँ पर इस कंपनी से कम है, यानी सीएमएस इंफोसिस्टम्स के कंपैरिजन में रेडियंट केस मैनेजमेंट ज़्यादा वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है, इसका पी रेशियो ज़्यादा है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 17.84%। इसके बाद दोस्तों एसआईएस लिमिटेड को देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ईपीएस भी दोस्तों यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है और इस कंपनी का पी रेशियो दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में
कम है। तो दोस्तों सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर कोई कंपनी है तो वो SAS लिमिटेड, उसके बाद है CMS इन्फोसिस्टम और उसके बाद है रेडियंट केस मैनेजमेंट। तो इस प्रकार दोस्तों पीयर कंपैरिजन के बाद हम कह सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है, महंगे वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। तो दोस्तों वैल्यूएशन कंपनी का अच्छा नहीं है, कंपनी फेयर वैल्यूएशन पर लिस्ट नहीं हो रही है। कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो पीयर कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लग रहा है और इस कंपनी का वैल्यूएशन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में उतना खास नहीं है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी सही वैल्यूएशन पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम अगले सेगमेंट पर चलते हैं जिसमें हम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना चल रहा है, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 चल रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बोला है कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लिस्टिंग गेन शो नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो मैक्सिमम इश्यू साइज है वो ओपर फॉर सेल है और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी सही वैल्यूएशन नहीं है। कंपनी फेयर वैल्यूएशन पर लिस्ट नहीं हो रही है, इसलिए इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। इस आईपीओ में आपको बिल्कुल भी लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग माइनस में भी हो सकती है, यानी जो वैल्यूएशन कंपनी ने अनाउंस किया है उस वैल्यूएशन से कम पर भी ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। तो दोस्तों आपको लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि दोस्तों ये कंपनी अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। तो दोस्तों कंपनी यहाँ पर अपने शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा मांग रही है और कंपनी के पास वैल्यूएशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी बचना चाहिए। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली अवेयर हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओज में इन्वेस्टमेंट कर पाए और आईपीओज से लिस्टिंग गेन का एडवांटेज ले पाए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करें क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट और आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट होना बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करवाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।